मैं भारतीयों को भारतीयता की मान्यता के आधार पर बेवकूफ़ नहीं बनने दे सकता हूं। आज हम बात करते हैं राजीव दीक्षित की। वो राजीव दीक्षित जो कि नेशनलिस्ट के नाम से बड़े फेमस हुए। नेशनलिस्ट बनना आजकल बड़ा आसान हो चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो दूसरे देश हैं विदेशों को गाली देते रहो, उनकी कंपनियों का विरोध करते रहो और भारत के इतिहास के बारे में ऊट पटांग कुछ भी झूठ बोलते रहो विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी नॉलेज। क्योंकि हमारी जनता बड़ी भोली है। उसे जब आप एक स्वर्णिम युग दिखा देते हो कि पहले हमारा भारत ऐसा था और आज जो हमारी कंडीशन है, इसके पीछे जिम्मेदार हम नहीं बल्कि वो विदेशी लोग हैं। वो लोग बड़ी आसानी से आपकी बातों में आ जाते हैं और आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। इनका पूरा नाम राधा श्याम दीक्षित था। इनका जन्म अलीगढ़ के एक गांव नाहा में हुआ था। इनके पिता का नाम राधा श्याम दीक्षित और इनकी माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। अगर राजीव दीक्षित के अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी स्कूलिंग फिरोजाबाद में हुई थी। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक करी और कानपुर यूनिवर्सिटी से एमटेक करी। जबकि ये सारे दावे एकदम झूठे हैं, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी से 2015 में एक आरटीआई में जवाब पूछा गया था कि इस नाम का कोई शख्स क्या आपके यहाँ पे कभी भी पढ़ता था, तो उस आरटीआई में कानपुर यूनिवर्सिटी ने साफ मना कर दिया था कि इस नाम का कोई भी स्टूडेंट कभी भी हमारे पास नहीं था। ये आप आरटीआई भी देख सकते हो। फिर राजीव दावा करते हैं कि इन्होंने फ्रांस की जोसेफ फोरियर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट करी। हालांकि इसके भी कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम इनकी स्ट्रेटेजी पे थोड़ा गौर करेंगे, जिसका कि हमने अपनी इस वाली वीडियो में बात करा था कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर सकते हैं, तो ये वही मैनिपुलेटिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। मैं अपने बारे में जो भी बात करूँगा उसकी एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बारे में और ना उस पर कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है। इसी टेक्निक का राजीव दीक्षित यूज़ करते रहे थे और ये अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेटर इंजीनियर भी बोलते थे। इसके भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और इन्होंने कहा था कि इन्होंने अब्दुल कलाम के साथ में भी वर्क करा है। ऐसे ही इन्होंने कहा कि इसरो के अंदर इन्होंने एंटी ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करा। इन्होंने CISR में भी रिसर्च करी थी। और राजीव दीक्षित का कहना था कि मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी, जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी थी, वो इनके रिसर्च पेपर के लिए इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार थी, लेकिन ये अपनी रिसर्च पेपर बेचने से मना कर देते हैं। इनका ये मानना था कि किसी भी विदेशी कंपनी को मैं अपने रिसर्च पेपर नहीं दूंगा, लेकिन इसके भी कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। आज तक राजीव दीक्षित की रिसर्च कोई भी बाहर हमें देखने को नहीं मिली। ना कभी राजीव दीक्षित ने अपने रिसर्च पेपर दिखाए, ना तो एंटी ग्रेविटी के ऊपर दिखाए और ना ही इन्होंने जो CSIR में करा था वो भी कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये सारे केवल इनके जुमले थे, क्योंकि जो जनता आती थी इनके पास अनपढ़ जनता होती थी, जिसे कि इतनी नॉलेज नहीं होती थी। गाँव-गाँव में जाते थे जहाँ ये अपने शिविर आयोजित करते थे। उनके बीच में चाहे खड़े होकर कितना भी झूठ बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसी का इन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करा। चलिए अब हम राजीव दीक्षित की कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने अपने भाषणों में कही थी। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है। उससे पहले कोई राजीव दीक्षित को जानता नहीं था, लेकिन इसी के बाद से जब उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी का विरोध करना चालू करा, और राजीव दीक्षित का कहना था कि यहाँ पर जो ये कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी थी और ये लोग केवल भारतीयों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी का नतीजा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, जबकि ऐसे कोई भी ऑफिशियली सबूत हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये राजीव दीक्षित ने फैलाया था। उसके बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। ये हर जगह जाकर के अपने वक्तव्य देते थे। धीरे धीरे करके ये टीवी पे भी आना शुरू हो जाते हैं। राजीव बोला करते थे कि अगर आप अंगूठे में मेथी का दाना बांधते हो तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाते हैं। हालांकि इनके दावे यहाँ तक भी थे कि आप घरेलू नुस्खे से अपने कैंसर का भी इलाज कर सकते हो। ये स्टेटमेंट कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि आज पूरी वर्ल्ड की मेडिकल साइंस भी कैंसर का इलाज नहीं ढूंढ पाई है, और वहीं पर ये आपको घरेलू नुस्खे से कैंसर का इलाज बताते थे। जरा ये सोचिए ये कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि भारत एक कैंसर हब कंट्री है और जो ज़्यादातर लोग इनकी बात सुनते थे वो अगर फर्स्ट या स्टार्टिंग अर्लियर स्टेज पे होंगे कैंसर के, लेकिन अगर वो इसी तरीके से घरेलू इलाज कर जाने लगते होंगे, क्योंकि ये तो राजीव दीक्षित ने कहा था, तो उनका कैंसर किस स्टेज पे जा सकता है। अगर वो लास्ट स्टेज तक ऐसे पहुंच जाता है या उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है घरेलू नुस्खों की वजह से, तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। अगर वो सही टाइम पर ट्रीटमेंट ले लेता शायद वो कैंसर से बच भी सकता था। लेकिन इस टाइप के जो आज भी बाबा हैं जो दावा करते हैं कि बीमारी आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो, ये कितना घातक हो सकता है।
ठीक राजीव दीक्षित का ये क्लेम भी एकदम झूठा निकला। राजीव दीक्षित एलपीजी के खिलाफ बोला करते थे, मतलब कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। इनका ये मानना था कि इससे विदेशी कंपनियां भारत में आ जाएंगी। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर ये विदेशी कंपनियां भारत में ना आई होती तो जिस माइक से राजीव दीक्षित बोलते थे, क्या उस माइक से ये बोल पाते? जिस टीवी पे इनका प्रसारण होता था, क्या उस टीवी तक इनकी बात पहुंच पाती? लोग जिस टीवी के माध्यम से इन्हें देखते थे, क्या वो लोग इन्हें जान पाते कभी? ये केवल संभव इस आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, जो कि एक विदेशी टेक्नोलॉजी है। आपका फ़ोन विदेशी है, ये जो सैटेलाइट से कनेक्ट होती हैं चीज़ें, ये भी विदेशी है। ये जो इस माइक से राजीव दीक्षित बोलते थे वो भी विदेशी है। जिस टीवी पर आते थे वो भी विदेशी है। जिन गाड़ियों का इस्तेमाल राजीव दीक्षित करते थे वो गाड़ियाँ भी विदेशी हैं। अगर विदेशियों का इतना ही विरोध करना है तो राजीव दीक्षित ने अपने जीवन में इतने सारे विदेशी चीज़ें क्यों भर रखी थी? लेकिन केवल अपनी नेशनलिस्ट की छवि बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को कोसना जरूरी था, तो वही राजीव दीक्षित करते रहे। और अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं करा जाता तो जितनी आज हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वर्ल्ड लेवल से, जितनी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, ना तो हमारे यहाँ पे आज इतनी जॉब्स होती, ना इतना एम्प्लॉयमेंट होता, ना हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी होती। ये केवल ग्लोबलाइजेशन की वजह से संभव बन पाया है। हालांकि यहाँ पे कंपटीशन की भी बात आती है कि जो भारतीय उद्योगपति हैं उनका क्या होगा, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए। हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में ज़्यादा तर्क है। अब चलिए हम राजीव दीक्षित जी के कुछ कुख्यात स्पीचेस सुनते हैं, जिनसे कि हमें इनकी महानता का पता पड़ेगा। जिस देश के मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़े जाएं, जिस देश के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनाई जाएं, जिस देश के मंदिरों के मंडपम सोने के हों, छत्रपम सोने के हों, जिस देश के मंदिरों के किवाड़ सोने के हों, खिड़कियां सोने की हों, अंदाजा लगा सकते हैं उस देश के घर कैसे रहे होंगे। अंग्रेजों के जो इतिहासकार रहे हैं वो बताते हैं कि भारत में जब वो घूमने के लिए आते थे तो किसी घर में खाना खाने के लिए जाते थे तो वो कहते हैं कि घरों में जाते थे तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा मिलता था। यहाँ पर ये कहते हैं कि मंदिरों में इतना सोना होता था जो कि टन्स के मुकाबले सोना होता था। और बहुत सारे अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों के घरों में सोने के भंडारे लगे होते थे, भंडार होते थे। तो मुझे एक भी ऐसा ब्रिटिश हिस्ट्रियन बता दो जो कि ये कहता हो कि इंडिया में इतना सारा सोना था। कोई भी हिस्ट्रियन ऐसा नहीं लिखता है कि घरों में भंडारे लगे थे सोने के, बल्कि भारत में मेडिवल टाइम पर भी बहुत गरीबी थी। अगर आप सच्चा इतिहास किताबों से पढ़ते हो तब आपको पता लगता है। हालांकि भारत में घी, दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनकी कभी भी कमी नहीं रही थी, लेकिन अनाज की कमी होती थी। बहुत सारे लोग भुखमरी से मर जाते थे। ये हालत थी मेडिवल इंडिया की। और यहाँ पर राजीव दीक्षित ऐसे ही कि हवा में बात कर देते हैं। और एक बात और यहाँ पे सोचने वाली है, इन्होंने ऐसे कह दिया कि बहुत सारे ब्रिटिश हिस्ट्रियन ने ऐसा लिखा, बट इन रियलिटी इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम लेते तो पता चलता, कोई सोर्स तो देते, लेकिन जनता इनकी बातों पर विश्वास कर लिया करते थे। भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है और वो है नमक। कि सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। ऐसा अंग्रेजों के 200 इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। ये राजीव दीक्षित का कहना है कि भारत के गाँव में केवल नमक बाहर से आता था, बाकी हर चीज बनती थी। तो ये नमक भी बाहर से क्यों लेते थे? क्या नमक ये अपने गांव में नहीं बना सकते थे? जो समुद्र के किनारे के गांव थे वो अपने यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन क्यों नहीं करते थे? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। इन रियलिटी जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं वो गांव में ही उत्पादन उनका होता है। आज भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स का गांव में उत्पादन होता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तो होता है, और वो ज़्यादातर पहले मार्केट प्लेस के ही पास होता था, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था। इस वजह से उस टाइम पर भी जो कुम्हार होते थे वो भी अपने बर्तन, गांव में तो होते थे कुम्हार, लेकिन वो ज़्यादातर अपना काम शहरों में किया करते थे। और ये कोई मेडिवल टाइम की बात नहीं है, ये एशियन टाइम से मैं बता रहा हूँ। शहरों का और गांव का दोनों का वर्क अलग था। शहरों का जो वर्क था वो टर्सरी सेक्टर को लेकर के था, सेकेंडरी सेक्टर को लेकर के था। ट्रेडिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बाहर से कोई अगर व्यापारी आ रहा है उसे हैंडल करना, ये सारे काम शहर में हुआ करते थे। ज़्यादातर जितने भारत में बड़े मंदिर हैं उन बड़े मंदिर के आसपास आपको बड़ी सिटीज़ देखने को मिलती थी, क्योंकि टेम्पल केवल एक वर्शिप का प्लेस नहीं होता था। मंदिरों के आसपास पूरी मार्केट लगती थी, जिससे कि भारत की इकोनॉमी चला करती थी। केवल गांव से चीज़ें नहीं चलती थी, हालांकि प्राइमरी प्रोडक्ट जरूर गांव से आते थे। और ये भी जो राजीव ने बोला, इसमें भी कोई फैक्ट नहीं, इसमें भी कोई भी लॉजिक नहीं, बस ऐसे ही जो मन में आया बोल दिया। और इन दीक्षित जी का बड़ा एक क्लियर स्टैंड रहता था कि ये सब मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो वो कह रहे थे। इन्होंने यहाँ पर भी कहा कि 200 ब्रिटिश हिस्ट्रियंस ऐसी बात करते हैं, लेकिन इन्होंने किसी का भी रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि मैंने तो आज तक ना तो इतने सारे हिस्ट्रियंस पढ़े जो कि मेजर हुए ब्रिटिश के,
और ना तो ऐसी कहीं कहीं पर भी बात मैंने सुनी है, क्योंकि जब गांधी जी ने भी डांडी मार्च करी थी, उन्होंने जाकर के नमक बनाया था, वो भी एक गांव था। गांव पंचायतें लगा करती थी और उनमें बड़े से बड़े फैसले हुआ करते थे और ऐसे पंचायतें लगा करती थी, 1 गांव की पंचायत, 5 गांव की पंचायत, 10 गांव की पंचायत, 20 गांव की पंचायत, झगड़ा जितना बड़ा पंचायत उतनी बड़ी, ये मूल सिद्धांत होता था। झगड़ा जितना छोटा पंचायत उतनी छोटी। और गांव में ये जो सरपंच और पंचों की व्यवस्था होती थी, ये पूरी न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा होती थी। और यहाँ पर राजीव जो पंचायत के बारे में बात करते हैं, हालांकि ये फैक्ट बेस्ड बात है कि पहले जो हमारी न्याय प्रणाली होती थी छोटे स्तर पर वो गांव में होती थी, लेकिन आज भी ये लागू करने की जो बात है इसे, ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के या बड़ी अथॉरिटीज़ को छोड़कर पूरी पावर अगर पंचायतों के हाथ में दे देते हैं, तो पहले जो खाप पंचायत का सिस्टम था कितना बेकार सिस्टम था हम सब जानते हैं। आज भी वेस्ट बंगाल में या फिर झारखंड जैसे इलाकों में जहाँ पर पंचायत सिस्टम चलता है, वहाँ पर किस तरीके की ब्रूटल सज़ा दी जाती है छोटे छोटे कानूनों में, वहाँ पर औरतों की क्या हालत होती है, वहाँ पर जाति भेद किस टाइप का किया जाता है। क्या इसे राजीव दीक्षित नहीं जानते थे? इसी वजह से आज हम पंचायत सिस्टम को एक अथॉरिटी नहीं बना सकते हैं। सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी, तरीके की मेडिकल फैसिलिटी भारत में मौजूद थी। अभी इस पे नहीं बोलूंगा, एक और क्लिप देख लो, उसके बाद बताता हूँ। ही कमेटियों का एक निष्कर्ष कॉमन है, वो ये कि भारत में गैर जरूरी, खतरनाक और बेकार की दवाएं खाकर जितने लोग मर जाते हैं, उतने लोग तो शायद इस देश में अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरते होंगे। ये सभी कमेटियों का निष्कर्ष है और हर कमेटी ने भागी जल्दी से जल्दी सरकार इनके ऊपर पाबंदी लगाए, क्योंकि लोग जितने ज्यादा बीमारियों से मर रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा गैर जरूरी और खतरनाक दवाएं खाकर मर रहे हैं। ये भारत की स्थिति हर कमेटी ने अपने निष्कर्ष में व्यक्त की है। यहाँ पर राजीव कहते हैं कि भारत में जितने लोग बीमारी से नहीं मरते, उससे ज्यादा दवाइयों से मर जाते हैं, और ऐसा भारत की ज़्यादातर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बोलते हैं। जरा मुझे ये जो ज़्यादातर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करी है उनके बारे में बता दो। हालांकि कुछ रिपोर्ट इस बारे में ज़रूर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर दवाइयों के बारे में नहीं। 1-2 दवाई कुछ ऐसी निकलती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट तुरंत बंद कर देती है, क्योंकि सरकार अपने देश के नागरिकों को कोई जान के साथ नहीं खेलना चाहती है। लेकिन राजीव दीक्षित एक क्योंकि झूठ फैलाना था, क्योंकि आयुर्वेद का प्रसार तभी हम कर पाएंगे ज़्यादातर जब हम मॉडर्न साइंस का विरोध करेंगे। ये इनका तरीका था, जो कि बेहद गलत तरीका था। आयुर्वेद का प्रचार इस तरीके से भी तो कर सकते हैं कि इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसका पालन करोगे तो आयुर्वेद जल्दी काम नहीं करता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेनिफिट देता है। इस तरीके से भी हम इसका प्रचार कर सकते हैं, ना कि केवल इतना कि हम मॉडर्न साइंस को कोसने लगे। मॉडर्न साइंस के साथ में हम आयुर्वेद को रख दे तो कितना अच्छा हो सकता है। ये बोलते हैं कि हर तरीके की मेडिकल सिस्टम भारत के पास थी, तो ज़रा मुझे ये बताइए कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इतनी कम क्यों थी? अभी इंडिया की 70 साल हुई है जाकर के, कुछ 1-2 साल पहले ही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इस चीज़ को बताती है कि आपके यहाँ का मेडिकल सिस्टम कितना दुरुस्त है, आपके यहाँ न्यूट्रिशन लोगों को कैसा मिल रहा है। पहले के ज़माने में, मैं मिडिवल टाइम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग भुखमरी से मर जाते थे। पहले सबके ज़्यादा बच्चे होते थे, उसका कारण यही होता था कि हमारे पास एक दुरुस्त मेडिकल सिस्टम बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे मर जाते थे तो ज़्यादा बच्चे करे जाते थे। ये सबसे बड़ा रीज़न था। ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती थी क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम दुरुस्त नहीं था। अगर किसी भी देश का मेडिकल सिस्टम जांचना है कि कैसा है, तो वहाँ के आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को देख सकते हो, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को देख सकते हो। ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि हमारा मेडिकल सिस्टम कैसा था, कैसा होगा। तो 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, इसका मतलब था अंग्रेजों के आने के पहले का गुरुकुल। इस देश में 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। गांव लगभग 7.5 लाख थे। हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में, जो आज आजादी के 60 साल के बाद, 63 साल के बाद सिर्फ 50% है। अब यहाँ पर गुरुकुल की एजुकेशन सिस्टम की बात करे जाते हैं। अब क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई भी एग्जैक्टली डाटा नहीं है जो कि ये बताता हो कि इंडिया में कितने गुरुकुल पहले थे, लेकिन इन्होंने 7,32,000 का आंकड़ा दिया। चलो इनकी बात को मानते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया में 97% लिटरेसी थी, 97% लिटरेसी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। चलिए जरा उस टाइम के हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिलियन की आबादी थी जब अंग्रेज भारत में आए थे, या फिर हम मुगल काल की बात कर लें। और इतनी आबादी में से भी पढ़ने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को होता था, जैसे कि जो राजशाही के लोग होते थे, या जिनके पिता कोर्ट में होते थे, या फिर जो कुछ बड़ी पोस्ट पर हुआ करते थे, या जातिवाद का सिस्टम, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। हमारे पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, पर इस डाटा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर उस टाइम पर एजुकेशन या फिर लिटरेसी रेट
10% के आसपास थी, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं थी। क्या उसको मैंने एक बार पूछा कि भाई आपने 9 घंटे अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन किया, तो उसने कहा कि उसकी बड़ी आंख सड़ गई थी, जगह जगह से उसको काट के निकाला। तो तब वो डॉक्टर ने कहा कि वो पेप्सी कोक पीता है और इससे भी बड़ी आंख सड़ गई। तो अमिताभ बच्चन ने अगले ही दिन से पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया। अब राजीव यहाँ पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की लार्ज इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ, वो भी केवल पेप्सी पीने की वजह से उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन थी वो सड़ चुकी थी। ऐसा इन्होंने इनके डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बताया, फिर इन्होंने अमिताभ बच्चन से बात करी। बड़ा लंबा इनका वाक्यांश है, आप जाकर के यूट्यूब पे सुन सकते हो कि इस तरीके से फिर इनका ऑपरेशन किया गया। और इन्होंने अमिताभ बच्चन से बात करी तो उन्होंने कहा कि आप बोल सकते हो लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने पेप्सी का ऐड करना बंद कर दिया। लेकिन ज़रा आप खुद देखिए कि अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्ची ने मुझसे ऐसा बोला था, उसके बाद से मैंने पेप्सी का ऐड करना बंद कर दिया। और इनकी लार्ज इंटेस्टाइन का ऑपरेशन ज़रूर हुआ था, लेकिन अमिताभ बच्चन के वो चोट आने के कारण ऑपरेशन हुआ था, ना कि उनकी वो पेप्सी पीने के कारण सड़ गई थी। तो ये इनकी लॉजिकल बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप फिर से गौर करिए, यहाँ पर ये अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं और उनके ऑपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनका ऑपरेशन सच में हुआ था। बस ये उसके पीछे के रीज़न को गलत कर देते हैं। यही होती है मैनिपुलेटिव स्किल, जो कि आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकती है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी अगर आप झूठ बोलोगे। इसीलिए अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, और ये जितने भी इनकी चालबाजियाँ थी इसे समझना है, तो आप मेरी फिर से मैं बताता हूँ, ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो नेहरू जी ने एक बयान दिया जो लोकसभा के रिकॉर्ड पर है, आप चाहें तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते हैं। नेहरू जी ने कहा कि अगर आज ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा। ये कहते हैं कि नेहरू ने बीफ बिल का विरोध करा था, और इसलिए करा था क्योंकि वो खुद बीफ खाते थे। यूट्यूब पर आप देख सकते हो। लेकिन जबकि ये रीज़न था कि नेहरू का ये कहना था, देश अभी आज़ाद हुआ था और बहुत सी लैंग्वेज को लेकर के विरोध चल ही रहा था। अगर बीफ बैन का हम कर देते तो डायरेक्ट ऐसा उठता कि सरकार हिंदुओं के पक्ष में काम कर रही है, जिससे कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट और खड़ा हो सकता था। इसी वजह से नेहरू ने इसका विरोध करा था। ये आप जाकर के ऑफिशियली पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने उसी मैनिपुलेटिव टेक्निक का काम करा है। फिर से कहता हूँ, मेरी वीडियो देख सकते हो जाकर के। इस समय क्या बात लिखी गई उसमें कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जब होगा तो इससे ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, माउंटबेटन से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए इसको भेजा जाए। कारण क्या है? कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में यह कहा गया, बहुत संकेत में कह रहा हूं, ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को। कारण यह बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना, वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती। अब इस तर्क का मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली गई थी कि एडविना माउंटबेटन को भारत भेजा जाए, इसीलिए केवल माउंटबेटन को भेजा जाए ताकि वो कई वहाँ के बड़े नेताओं को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बड़े नेता से सीधा मतलब इनका जिन्ना और नेहरू से था। जबकि ये बात कितनी वाहियात है, खुद में ये बात कितनी वाहियात है। अगर आप जब ये लोग पढ़ने गए थे वहाँ और एडविना के डेट ऑफ बर्थ भी देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि टाइम क्या था, कितना डिफरेंस था। लेकिन ये इतनी वाहियात बात बोल के जाते हैं और जनता को पता नहीं होती, तो जनता इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेती है। जिन्ना को एक तरफ खड़ा किया और जिन्ना को कहना शुरू किया, तुम पाकिस्तान की मांग करो ना, हम दिलवाएंगे ना तुमको पाकिस्तान। माउंटबेटन जिन्ना को बुलाता है और बार-बार कहता है तुम पाकिस्तान की मांग खड़ी करो ना, हम दिलवाएंगे तुम्हें पाकिस्तान। आपको मालूम है जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था ना, मुसलमान था। जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, जिन्ना के नजदीकी मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे। एक जिन्ना का सहयोगी था, एक ही सहयोगी, उसका नाम था सोहरावर्दी। उसने कभी कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। अब ये कहते हैं कि माउंटबेटन के आने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करी थी, बट इन रियलिटी 1940 में जिन्ना ने सबसे पहली बार ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी थी। और ये किसी सोहरावर्दी का भी नाम लेते हैं, तो सोहरावर्दी ने मांग नहीं करी थी। सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड रखी थी 1930 में इलामा इकबाल ने ऑफिशियली तौर पे। उससे भी पहले बहुत बार मुस्लिम स्टेटहुड बनाने की मांग उठ चुकी थी। ये आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कैसे जन्म हुआ था, और इस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ था। इससे आपको दोनों की हिस्ट्री समझ में आएगी और इनका झूठ भी समझ में आ जाएगा। अब चलिए जनाब का संविधान ज्ञान भी सुन लेते हैं, ये भी सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान सभा में 296 सदस्य थे जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ। क्या सच में 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हो गया था? इन रियलिटी संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, अप्रॉक्स 3 साल का समय लगा था। अगर ये एक बार इस बात को बोलते तो मैं मानता कि शायद इन्होंने गलत बोल दिया होगा, गलती से मिस्टेक हो गई होगी। बट इन्होंने 2 बार उसी चीज को रिपीट करा। ऐसी गलती नहीं हो सकती है, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे हमने पूरा अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिया है।
जो कि कोई बुरी बात नहीं है। और भी हमने कई देशों के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और इसके ऊपर अम्बेडकर ने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पहली बार है जिसमें कि हम अपना कॉपीराइट रख सकते हैं। बस केवल बात इतनी है कि जहाँ से जो अच्छा मिले उसे लेने में क्या बुराई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने 1953 में यह कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। अब इन्होंने इसे लेकर भी कितना झूठ फैला दिया। अंबेडकर ने ये बात बोली जरूर थी, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये था, उन्होंने ये कहा था 1953 में कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना माना जाए, अगर जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत काम करने लगे, तो फिर संविधान का मतलब क्या है, तो इसे तो फाड़ देना चाहिए। ये बात बोली थी, लेकिन बड़ी चालाकी से इन्होंने आधा सच आधा झूठ मिलाकर के मैनिपुलेट कर दिया। सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था जिसको लूटने में महमूद गजनवी को 17 साल लगे थे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। महमूद गजनवी के समय में लिखी गई एक पुस्तक है, वो पुस्तक ये बताती है कि मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरों को निकालने का काम 17 साल तक वो करते रहे। अब ये बोलते हैं कि जब महमूद गजनवी भारत आया तो केवल 17 साल उसे लग गए सोमनाथ के मंदिर को लूटने में, जो कि एकदम गलत है। 17 बार उसने भारत के ऊपर हमला करा था। 1001 से लेकर के 1030 तक 17 बार भारत के ऊपर महमूद गजनवी ने हमला करा, जिसमें कि 1025 में जो हमला करा था वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर करा था, और उसी को लूट लाट के कुछ दिनों में ये लोग निकल लिए थे। और जिस ये किताब की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। उस टाइम पर केवल अल-बुरूनी उसके साथ आया था। अल-बुरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, उसमें तो हमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। ये पता नहीं किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करने लगते हैं। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा क्या आप मुझे बताओ, लक्ष्य से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कहने से नहाती हो? नहीं। हीरोइन से नहाती हो? नहीं। मलाई डाल के नहाती हो। तो मैंने कहा आप बेसन में मलाई डाल के नहाती है तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगे डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता है कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो गए। ऐसे ही भाई साहब हेमा मालिनी से भी पूछ लेते हैं, कहीं वक्तव्य में चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग इन्हें बुलाते थे कि आप किससे नहाती हैं, तो वो बोलते हैं बेसन से नहाते हैं। अब इसकी भी अगर हम फैक्ट चेक करेंगे तो हमारे पास क्या सोर्स होगा? कोई भी सोर्स नहीं है। तो अपने नाम पे चाहे जितने झूठ बोलना चाहो बोल दो। इस टेक्निक को सीखने के लिए ये वाली वीडियो फिर एक बार सजेस्ट करता हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, एक बार ज़रूर देखना। इनकी जितनी भी टेक्निक थी आपके समझ में आ जाएंगी। देखो, अगर इनके ऊपर और इन्हें एक्सपोज करना होता तो इनके ऊपर 10 बातें और बताई जा सकती थी, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। इसी वजह से अलग अलग हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और भी इनके जो भी मेडिकल को लेकर जो भी इनके नुस्खे थे उन सब पे हमने बात करी। वो सारे इनके एकदम फेक थे, वाहियात थे, और ज़्यादा वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसी वजह से तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी बुद्धि तो है ना तुम्हारे पास, तो उसका इस्तेमाल करो। मेरी बात ठीक ना लगे तो जाकर के कहीं और सर्च करो, अपने आप इस चीज़ का आप फैक्ट चेक करो कि इनकी बातें कितनी ठीक थी, और बाकी जैसा जिसे ठीक लगे।